हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द मिडिल क्लास ओपिनियन। आज द मिडिल क्लास ओपिनियन की शुरुआत मैं एक बार फिर से कुछ सवालों के साथ करना चाहता हूँ। तो बताइए, क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा पद किसका होता है? कौन हमारे देश की आर्मी का कमांडर इन चीफ होता है और किसे देश का सबसे पहला व्यक्ति माना जाता है? तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये वही सारे स्टेटस हैं जो एक देश के, एक राष्ट्र के राष्ट्रपति यानी कि एक देश के प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं। So in today's session of the middle class opinion, we are going to talk about the presidential elections, the post of president and the upcoming 2022 Indian presidential elections. आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति चुनाव, भारत के राष्ट्रपति पद और आगामी 2022 भारतीय राष्ट्रपति चुनाव के बारे में बात करने वाले हैं। So in this video, we'll be seeing who do we call the President of India, what are the eligibility criteria and other information regarding the post of the President in India, the full process of the presidential elections, who are the contenders in the upcoming 2022 presidential election of India, and the middle class opinion on the post of the President of India. तो अगर राष्ट्रपति पद के बारे में बात करें तो किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रपति यानी कि किसी भी देश का प्रेसिडेंट अपने देश का सर्वप्रथम व सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता है। वो अपनी देश की सेना का कमांडर इन चीफ होता है और उसे अपनी देश की कार्यपालिका का मुखिया भी कहा जाता है। महामहिम राष्ट्रपति यानी कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक्ट एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इट्स कंट्री, holds the position of the commander-in-chief of its army and also known as the nominal head of the executive. So according to the Constitution of India drafted by Bharat Ratna B.R. Ambedkar, it is clearly mentioned that under the draft constitution, the president occupies the same position as that of the king under the English constitution. He is the head of the state but not the head of the executive. He represents the nation but does not rule the nation. He is the symbol of the nation and his place in the administration is that of a ceremonial device on a seal by which the nation's decisions are made known. इसका मतलब है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत एक प्रेसिडेंट यानी कि एक राष्ट्रपति की वही पोजीशन होती है जो कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर एक राजा की होती थी। वो हमारे देश का मुखिया जरूर होता है, लेकिन वो हमारी एग्जीक्यूटिव का मुखिया नहीं हो सकता। वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर राज नहीं कर सकता, और वो अपने आप में एक ऐसी मुहर है जिससे देश के फैसलों की पहचान होती है। तो अगर भारतीय राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति को नॉमिनल हेड तो जरूर कहा जाता है, लेकिन उनका फैसला प्रधानमंत्री की सलाह पर ही डिपेंड करता है, जो कि खुद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। तो 1950 से लेकर अभी तक भारत में कुल 14 राष्ट्रपति हुए हैं, जिसमें भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 14वें यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद। तो आइए जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपको किन किन मायनों पर खरा उतरना पड़ता है। What are the eligibility criteria to be the president of India? तो सबसे पहली कंडीशन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लिए ये है कि आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए। सीधी सी बात है कि किसी भी देश का प्रतिनिधित्व कोई ऐसा आदमी तो नहीं करेगा जो देश का ही ना हो। तो अगर आपको एक देश की सेना का कमांडर इन चीफ बनाया जा रहा है, अगर आपको उस देश का प्रथम और सर्वोच्च व्यक्ति घोषित किया जा रहा है, तो उसके लिए ये कंपलसरी होता है, उसके लिए अनिवार्य होता है कि वो भारत का नागरिक जरूर हो। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि उस व्यक्ति की एज, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उस व्यक्ति की एज 35 साल कम से कम होनी चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया कि ही शुड क्वालिफाई द कंडीशंस टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उनको जो जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा वो सारे उन्होंने क्वालिफाई किए होने चाहिए। चौथा क्राइटेरिया, he should not hold any office of profit under the central government, state government or any public authority. तो ये सारे मेन क्राइटेरियाज थे जिसके आपूर्ति के बाद ही कोई व्यक्ति प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए खड़ा हो सकता है। एंड वंस इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, he or she holds the office for the period of 5 years unless he or she gets impeached from the post. A president's oath-taking ceremony should be held under the supervision of the Chief Justice of India, and if condition arises, he or she can hand over its resignation to the Vice President of India, because at that moment he would be the acting president of the nation.
और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जुड़े जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, फिर चाहे वो किसी को शक हो कि उस इलेक्शंस में किसी भी तरह की हेराफेरी हुई है या किसी भी तरह की अनैतिकता या फिर किसी भी तरह का भेदभाव हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, वह उस इलेक्शन में हुए डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकता है। आइए बात करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किस किस तरह की इम्यूनिटीज मिली हैं, यानी कि उनके पास ऐसी कौन कौन सी स्पेशल पावर्स हैं। So now let's talk about the immunities which are given to the President of India. The President of India can never be imprisoned or arrested while at the office. क्योंकि अगर किसी भी प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति पद पर रहते हुए गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो ये उसकी नहीं बल्कि उस पद की गरिमा का आह्वान होगा, यानी कि उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। And he or she also gets personal immunities from legal liabilities for his office acts. तो जैसा कि हमने बात किया कि किसी भी प्रेसिडेंट को चाहे वो किसी भी तरह का जुर्म करे, उसको राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो उसको अरेस्ट कब किया जा सकता है? क्या वो हमारे संविधान से भी बड़ा हो जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश के संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। इस वजह से जब भी कोई प्रेसिडेंट किसी भी तरह का क्रिमिनल एक्ट करता है तो पहले उसे राष्ट्रपति पद से हटाया जाता है, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई होती है जिसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। Impeachment of a president can only be done on the grounds of the violation of the Indian Constitution, क्योंकि हमारे संविधान से बड़ा कोई भी नहीं। Now let's see the whole process of the presidential elections of India. तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं तो इनको भी सारे इलेक्शंस की तरह कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI पर। तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के इंपॉर्टेंट डेट्स यानी कि शेड्यूल को रिलीज करता है और उसके बाद बारी आती है नॉमिनेशंस फाइल करने की, यानी कि कौन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे इसका निर्णय होता है। तो किसी भी राष्ट्रपति पद के इच्छुक व्यक्ति को जिन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है उनके लिए एक प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन होता है। सबसे पहले उन्हें 15,000 रुपए डिपॉजिट के तौर पर इलेक्शन कमीशन को जमा करने होते हैं और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उन्हें 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स की लिस्ट भी इलेक्शन कमीशन को सबमिट करनी पड़ती है। तो ये प्रपोजर्स और सेकेंडर्स आखिर होते क्या हैं, क्यों इनकी इतनी वैल्यू है? तो आपको बता दें कि ये प्रपोजर्स और सेकेंडर्स और कोई नहीं बल्कि MPs और MLAs होते हैं, यानी कि द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इन MPs और MLAs को ही प्रपोजर्स और सेकेंडर्स के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में वोट डालने की अनुमति होती है, यानी कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में मतदाता के रूप में भाग लेते हैं। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की यही खास बात है कि उसके लिए मतदान कोई भी आम जनता नहीं कर सकती। उसके लिए आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होना बहुत ही आवश्यक है। तो उसके बाद आप किसी भी व्यक्ति को जिन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किया है उनके हित में या उनके अपोज में अपना मत दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रपोजर्स वो होते हैं जो कि राष्ट्रपति पद के लिए किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को प्रपोज करते हैं और वहीं सेकेंडर्स वो होते हैं जो इन 50 प्रपोजर्स का समर्थन करते हैं, यानी कि वो MPs और MLAs जो कि प्रपोजर्स का यानी कि अपने साथी MP MLAs जिन्होंने किसी भी उम्मीदवार का नाम प्रपोज किया है उनके सपोर्ट में उनके मत से सहमत होते हैं। तो तीसरा स्टेप होता है वोटिंग का। तो आइए जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए वोटिंग आखिर कैसे होती है। क्या MPs और MLAs के चुनाव की तरह यहाँ भी जनता मतदान करती है? तो आपको बता दें कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट वोटिंग ही अलाउड है। इनडायरेक्ट वोटिंग यानी कि ऐसी वोटिंग जिसमें आम जनता भाग नहीं लेती है और इसको इनडायरेक्ट वोटिंग इसीलिए कहा गया है क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव पहले कर लेते हैं MPs और MLAs के रूप में, उसके बाद वो चुने हुए प्रतिनिधि जनता के बिहाफ पर इनडायरेक्टली जनता की तरफ से एक प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। तो इसी वजह से इस वोटिंग प्रोसीजर का नाम दिया गया है इनडायरेक्ट वोटिंग। तो इनडायरेक्ट वोटिंग में वोटर्स के रूप में शामिल होते हैं स्टेट्स के MPs और MLAs। MPs यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLAs यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और आम वोटिंग की तरह प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में EVMs का यूज नहीं होता। आपको बता दें कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हमेशा से सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर पे ही होते आए हैं। So voting in presidential elections takes place only through ballot papers which are supposed to be highly secret,
यही नहीं, एमएलएज और एमपीज के बैलेट पेपर्स के कलर भी अलग अलग होते हैं। जी हाँ, जहां एमपीज के बैलेट पेपर के कलर ग्रीन होते हैं, वहीं एमएलएज के बैलेट पेपर के कलर पिंक होते हैं। और हर एक बैलेट पेपर में कम से कम 2 प्रेफरेंसेस आपको देने ही पड़ते हैं। यानी कि एक बैलेट पेपर पे एक तरफ उम्मीदवारों की लिस्ट होती है, तो दूसरी तरफ बॉक्सेस होते हैं जिनमें आपको अपने प्रेफरेंसेस भरने पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर चलिए हम मान लेते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के उम्मीदवार हैं श्री रामनाथ कोविंद और श्रीमती शीला दीक्षित। तो हर बैलेट पेपर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे नाम लिखा रहेगा श्री रामनाथ कोविंद और उसके बाद श्रीमती शीला दीक्षित, और उनके आगे 2 चेक बॉक्सेस बने रहेंगे जिनमें आपको अपने प्रेफरेंसेस को 1 और 2 करके सबमिट करना पड़ेगा। यानी कि जिनको वो जिताना चाहते हैं उनके सामने के चेक बॉक्स में वो प्रेफरेंस नंबर 1 डालेंगे और दूसरे में प्रेफरेंस नंबर 2 डालेंगे। अगर दूसरे में प्रेफरेंस नहीं भी डालते हैं तो प्रेफरेंस 1 ही कंसीडर किया जाता है। और वोट काउंटिंग्स के दौरान फर्स्ट प्रेफरेंस को ही नोटिस किया जाता है। यानी कि जब भी वोट काउंटिंग होती है तो उसमें सबसे पहला प्रेफरेंस देखकर यह मान लिया जाता है कि इस व्यक्ति के लिए वोटिंग हुई है और वो वोट उस व्यक्ति के खाते में चला जाता है। तो वोट काउंटिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंसेस पे ही ध्यान दिया जाता है। यानी कि जिस किसी भी कैंडिडेट के आगे प्रेफरेंस नंबर 1 लिखा रहेगा वो वोट उस कैंडिडेट के खाते में जोड़ दिए जाएंगे। और इसी प्रोसीजर का पालन करते हुए जो भी कैंडिडेट 50% से ज्यादा वोट हासिल कर लेगा उसे ही देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट्स 2 से ज्यादा भी होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही जिस भी कैंडिडेट को मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं उसे ही भारत का राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट देने वाले हर वोटर की आखिर एक वोट की वैल्यू कितनी होती है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि आम इलेक्शंस की तरह प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में एक आम मतदाता के वोट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक नहीं होती, बल्कि इनके वोट की वैल्यू इनके राज्य की पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। तो आइए ये एल्गोरिथम भी आज हम समझते हैं। So the value of the votes of the MPs and MLA in the presidential elections depends on the population of their respective states। यानी कि MPs और MLAs के वोट की वैल्यू उनके राज्य की पॉपुलेशन यानी कि उनके राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी MLA के एक वोट की वैल्यू कितनी होती है। 1 vote of an MLA equals to total population of its state upon the total number of MLAs present in that state upon 1000। इस फॉर्मूले का यूज करके हम एक MLA के वोट की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसी की मदद से हम निकालते हैं एक MP के वोट की वैल्यू। द फॉर्मूला ऑफ द वैल्यू ऑफ 1 vote of an MP is right over here। According to this formula, 1 vote of an MP equals to total number of votes assigned to MLAs upon total number of elected MPs। और यहाँ पे total number of assigned votes to MLAs की वैल्यू होती है sum of vote value of all the MLAs of the whole country। तो आइए इस एल्गोरिथम को एक उदाहरण से समझते हैं। तो मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश के एक MLA के वोट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या, दूसरा टोटल नंबर ऑफ MPs इन उत्तर प्रदेश डिवाइडेड बाय 1000। तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 2 करोड़। तो 2 करोड़ को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं, अगर हम ये मानते हैं कि 100 वहाँ के MLAs की संख्या है, तो एक MLA की वोट वैल्यू आती है 200। और इसी तरह अगर हमें वोट वैल्यू ऑफ ऑल द MLAs ऑफ उत्तर प्रदेश निकालनी है तो हमें उस सिंगल MLA की वोट वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ MLAs इन उत्तर प्रदेश से इनटू करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम मान लें कि टोटल नंबर ऑफ MLAs उत्तर प्रदेश में 100 थे, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उन सारे MLAs की वोट वैल्यू आ जाएगी जो कि यहाँ दिख रही है 20,000। इसी तरह एक दूसरे स्टेट यानी कि चलिए मान लीजिए कि हम MP की एक MLA की वोट वैल्यू निकालते हैं और वो आती है 100, और वहां भी टोटल नंबर ऑफ MLAs 100 हैं। तो वहां के टोटल MLAs की वोट वैल्यू होगी 100 into 100 जो कि होती है 10,000। तो इसी तरह से हम देश के सभी राज्यों और सभी यूनियन टेरिटरीज के MLAs की वोट वैल्यू निकालकर इस फॉर्मूले में फिट करेंगे और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ MPs यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबर्स की संख्या को डिनोमिनेटर में फिट करेंगे और इसके बाद पूरी कैलकुलेशन करके हम एक MP के वोट की वैल्यू जान सकेंगे। और आपको ये भी बता दें कि टोटल पॉपुलेशन हर राज्य और यूनियन टेरिटरी की सिर्फ और सिर्फ 1971 के सेंसस से ली जाती हैं और उसके बिहाफ पर ही ये सारी कैलकुलेशन होती है।
So as we are approaching to the Indian presidential elections 2022, let's talk about the candidates which are in the race to become the 15th president of India. So as the tenure of the incumbent president Shri Ram Nath Kovind is about to end, the 2022 presidential elections of India is scheduled to be held on 18 July 2022. The NDA government and the opposition have declared their respective nominees for the presidential election 2022. NDA has chosen a BJP candidate Draupadi Murmu as their presidential candidate, whereas the UPA and other political parties have unanimously decided Yashwant Sinha as their presidential election candidate. So first, let's talk about Draupadi Murmu, a BJP candidate who will be fighting the presidential elections from the side of the NDA government. Draupadi Murmu is a 64-year-old lady who previously served as 9th governor of Jharkhand from 2015 to 2021. She is the only governor in the history of Jharkhand to complete a tenure of 5 years. She was also an active political leader in the Bharatiya Janata Party. ओडिशा में जन्मी 64 वर्षीय मुर्मू एक सनातनी ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं और अगर वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो भारतीय संविधान के इतिहास में ये पहली बार होगा कि एक शेड्यूल्ड ट्राइब एक प्रेसिडेंट के पद पे कार्यरत होंगी। तो अगर अपोजिशन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेट के बारे में बात करें तो यशवंत सिन्हा was the finance minister of India from 1990 to 1991 and again from 1998 to July 2002. Sinha also joined Indian Administration Service from 1960 and served till 1984. 84 वर्षीय यशवंत सिन्हा एक वरिष्ठ भाजपा नेता भी रह चुके हैं और साल 2002 से 2004 तक इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी कार्यभार संभाला, लेकिन साल 2021 में इन्होंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली और 2022 में उन्हें वो पार्टी छोड़नी भी पड़ी, जिसके उपरांत वो कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज द्वारा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कैंडिडेट घोषित किए गए। ये दोनों ही कैंडिडेट वैसे तो अपनी कड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंशियल पोस्ट की एक कड़ी दावेदारी पेश कर रही हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज द मिडिल क्लास ओपिनियन ऑन द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। So the very motive of the President of India is to preserve, protect and defend the Constitution of India and the law of India. तो राष्ट्रपति चाहे महिला बने या पुरुष, ST बने, SC बने, OBC बने या फिर जनरल, उनका दायित्व सिर्फ और सिर्फ देश की गरिमा और देश की संविधान की गरिमा को बनाए रखना होना चाहिए और उन्हें अपनी शपथ का एक एक शब्द ईमानदारी से निभाने आना चाहिए। जय हिंद।